Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपका उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सिविल सर्विसेज है उसके जो फादर हैं या फाउंडर है वहाँ यहाँ इंडिया में उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता था कि आपके जो सिविल सर्वेंट है उन्हें डायरेक्टर्स जो है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था कि आपका जो कंपनी का जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, इसमें कोई डिफरेंसेस तो था नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमोशंस होता था वो क्या होता था, सीनियरिटी के बेसिस पे होता था। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वैरन हेस्टिंग, सॉरी एक्चुअली इट्स टू लेट, सो थोड़ा सा नींद तो आ रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं फिर से। तो वैरन हेस्टिंग जो है आपका, जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फंक्शन है उसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो क्या करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है उसे प्रॉपर फ्रेमवर्क में स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि नॉर्मली वो जो बोर्ड ऑफ आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपॉइंट कर देते थे। उसके बाद बट क्या हुआ कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं तो वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में तैयार करते हैं और उसका एग्जाम्स के बेसिस पे सिविल सर्वेंट्स हैं जो उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका, वो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना करते हैं। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था उसमें क्या होता था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनका ट्रेनिंग किया जाता था। ठीक है, तो उसे बेसिकली ट्रेंड किया जाता था, हालांकि उसे बाद में बंद कर दिया गया था। फिर क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइडिया ऑफ कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। और इसमें क्या होता है, 4 नॉमिनेटेड लोग होते थे और उसी चारों लोगों को आपस में compete करके उसमें जो टॉप करते थे उन्हें यहाँ पे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता था। ठीक है, फिर क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम का अनाउंसमेंट किया जाता है और साथ में क्या होता है कि आपका इंडियंस और यूरोपियंस दोनों को एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, ये मतलब इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। बट क्या होता है कि उन्हें ये एग्जाम लंदन में जाकर देना होता था। ठीक है, यह नियम उसमें था। फिर क्या होता है, आपको इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आता है 1861 का। इसमें क्या होता है, सिविल सर्विस कमीशन जो है आपका वो स्टैब्लिश किया जाता है और साथ में इंडियन सिविल सर्वेंट जो है आपको एग्जाम में compete करने का, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, उसमें कंपटीशन का था। ठीक है, तो सॉरी, इसमें क्या है कि जो जो कंपटीशन बेस्ड एग्जाम जो है आपका वो 1853 में आपका आया था। बट उसमें क्या था कि आपका सिर्फ यूरोपियंस ही उसमें compete करते थे। बट 1861 में जो आपका आया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इसमें क्या हो कि इंडियंस को भी अलाउ किया गया एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का। बट प्रॉब्लम क्या था कि उन्हें एग्जाम देने के लिए लंदन में जाना पड़ता था। ठीक है, अब एक बार हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि आप, इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट एक बार जैसे फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट डिफरेंट वॉइस रॉय के अंडर में। ठीक है, तो 1853 में जब डलहौजी वॉइस रॉय थे तो उनके अंडर में क्या था कि एज लिमिट ऑफ सिविल सर्वेंट सिर्फ 23 ईयर था। ठीक है, 1860 में जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं तो एज को घटाकर 22 ईयर्स कर दिया जाता है, यानी अपर लिमिट। ठीक है, 1878 में जब लिटन रहते हैं तो 19 ईयर कर दिया जाता है। ठीक है, 19 ईयर से अगर ज़्यादा आपका एज होता तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते थे उस समय। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग एज होता है इतना 18 ईयर्स। 18 भी नहीं, 18 से ज़्यादा ही होता है क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन होते होते तक आपका एज तक 20 अप्रॉक्स हो ही जाता है। फिर क्या होता है, जो लॉर्ड डफरिन आते हैं 1892 में, तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपका एज है उसके वापस बढ़ाकर 23 ईयर कर दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जो थे वो सुरेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, एस एन टैगोर थे, उनका सिलेक्शन कब हुआ था, 1863 में हुआ था। एस एन बनर्जी जो थे उनका भी जो है वो, उन्होंने भी क्या है कि सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया था बट किसी टेक्निकल ग्राउंड पे उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम लोग एक बार इससे रिलेटेड जो कुछ एक्ट्स है और लेजिस्लेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इन 1912 क्या होता है, स्लिंगटन कमीशन एक यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो कमीशन है वह
इस बात को एग्री करता है कि सिविल सर्विसेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका लंदन में होगा और साथ में सिमिलर एग्ज़ाम आपका इंडिया में भी कराया जाएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है? इस बात को लेकर इस्लिंगटन कमीशन जो है इस बात को लेकर एग्री करता है, ठीक है? लेकिन ये जो है इसे लागू करते-करते ये 1922 हो जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है 1924 में एक और है ली कमीशन। तो ली कमीशन आता है, ठीक है? ली कमीशन में क्या होता है कि यह रिकमेंड करता है कि इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है तो उस एक्ट में क्या होता है कि बेसिकली उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने का प्रोविज़न दिया जाता है, ठीक है? तो यानी कि जो फेडरल जो हो गया यूपीएससी टाइप हो गया जो अभी होता है और जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया वो आपका स्टेट पीसीएस की तरह हो गया, ठीक है? जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी ऐसा कोई भी स्टेट पीसीएस, ठीक है? और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि पार्ट 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक के बीच में ऑल इंडिया सर्विसेज का जिक्र किया गया जिसके अंडर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। सो थैंक यू।